बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 1 बेसिक कंसेप्ट्स। चैप्टर के नेम से जाहिर है बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें हम बेसिकली कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। पूरे की पूरी जो फर्स्ट ईयर बुक है इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है एक्चुअल में, जिसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, आयंस और रेडिकल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। फिजिकली हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट में, कंसेप्ट ऑफ एटम। बेटा कंसेप्ट ऑफ एटम में लेक्चर फ्लो की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री, जो कि हम इस टॉपिक के अंदर हिस्ट्री ऑफ एटम को ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड वन इज डेफिनेशन, थर्ड वन इज एविडेंस। एविडेंस जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, अदर वन इज बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे एक्स रे स्टडी, कि हमें एक्स रे स्टडी एटम्स क्या क्या कंसेप्ट देती है। तो सबसे पहले मैंने लेक्चर फ्लो की बात की, हिस्ट्री, अदर वन इज डेफिनेशन, थर्ड वन इज एविडेंस। एविडेंस हम पढ़ेंगे बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, कि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप एटम के बारे में क्या कंसेप्ट देती है। सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें कैसे बताती है कि एटम का वजूद है, क्योंकि हम इसको आम आंख से एटम को नहीं देख सकते, लिहाजा हम मजीद जो टेक्नोलॉजीज हैं, माइक्रोस्कोप हैं, उनके जरिए एटम्स की एविडेंस लेंगे। सबसे पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ एटम, कि एटम का कंसेप्ट किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हिस्ट्री ऑफ एटम। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एटम जो है वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसफर्स। ग्रीक फिलोसफर्स ने सबसे पहले एटम का वर्ड यूज किया। अब ग्रीक फिलोसफर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर है उसका नेम है डेमोक्रिटस। बेटा डेमोक्रिटस, इस बंदे ने सबसे पहले एटम का वर्ड यूज किया और सबसे पहले एटम को इस बंदे ने डिफाइन किया। अब अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस कि एटम क्या चीज है, डेमोक्रिटस ने यह बताया कि जितना भी मैटर है, बेटा आपको पता है मैटर कोई भी चीज जो वजन रखती हो, जगह घेरती हो, कोई भी चीज, मेरे हाथ में ये देखिए, ये जो है रेजर है, ये भी एक मैटर है, पॉइंटर ये भी मैटर है, मैं खुद पॉइंटर हूं। कोई भी चीज जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबकी सब मैटर हैं। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस इसने कहा कि जो मैटर है इज कंपोज्ड, कि एटम मिलकर बना है स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। बेटा स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, कि जो मैटर है दुनिया में वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। अब स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स क्या है? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम मजीद आगे पार्टिकल में कन्वर्ट ना कर सकें। इंडिविजिबल वर्ड से जाहिर है, इंडिविजिबल नाकाबिले तकसीम, वो चीज जिसको मजीद हम कन्वर्ट ना कर सकें। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टोन है, ये एक स्टोन जब मैं इसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता हूं, सबसे पहले पार्टिकल्स, देन मजीद कन्वर्ट करता हूं छोटे पार्टिकल्स, देन मजीद कन्वर्ट करता हूं वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल।
ये स्मॉल पार्टिकल को आगे मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, मीन से मजीद इनको पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो ये वाले इंडिविजिबल होंगे। इंडिविजिबल का मतलब है मजीद कन्वर्ट ना होना। अब बेटा ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स बन गए, इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अब ये एक स्टोन था, स्टोन मतलब मैटर। अब मैटर बेसिक यूनिट कौन हुआ कि ये छोटे पार्टिकल्स मिलकर बड़े पार्टिकल, फिर ये पार्टिकल मिलकर बड़ा पार्टिकल, फिर ये मिलकर एक स्टोन बनाएंगे। तो इनका बेसिक यूनिट क्या हुआ कि यानी कि स्टार्ट एटम का जो मैटर है कहां से बना, इन बेसिक पार्टिकल से। इन बेसिक पार्टिकल्स को एटमॉस का नाम दिया गया, एटमॉस, इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। एटमॉस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। हमने बेटा लास्ट तक पढ़ा है एटमॉस। अब हमने सेकंड डेफिनेशन ऑफ एटम डिस्कस करनी है। बेटा पहले हमने हिस्ट्री ऑफ एटम डिस्कस की, जिसमें हमने बताया कि ग्रीक फिलोसफर्स ने इसका कंसेप्ट दिया। ग्रीक फिलोसफर्स में से जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो डेमोक्रिटस था, जिसने बताया कि जितना भी मैटर है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। इन स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया गया। अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन जो कि साइंटिस्ट ने एटम के लिए बयान की, वो हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। क्या है बेटा? डेफिनेशन ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि व्हाट इज एटम या हाउ यू कैन डिफाइन ऑफ एन एटम इन केमिस्ट्री। अब देखिए बेटा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may exist independently or may not, and which can take part in reaction. बेटा the smallest particle of an element which may exist independently or may not, के एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद रह भी सकता है, आज़ाद नहीं भी रहता। मतलब ये कि वो किसी भी एलिमेंट का पार्टिकल वो खुद रह भी सकता है अकेला। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं कि वो अकेले नहीं रहना चाहते, वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। लास्ट में ये मैंने कहा विच कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन, कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इतना छोटा है और उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। वो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकता है। अब बेटा देखें, अब इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं, मैंने दो बातें की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं बेटा? इंडिपेंडेंट जो पार्टिकल्स हैं, अब उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो हीलियम का एटम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये बेटा इनके जो पार्टिकल्स हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम का जो एटम है बेटा वो अकेला रह सकता है, वो खुद से सेटिस्फाइड है। इनके और इन गैसेस को बोलते हैं इनर्ट गैसेस, या हम कह सकते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड गैसेस। नोबल गैसेस का नाम भी देते हैं इनर्ट गैसेस। इनके जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब डिपेंडेंट में जो आते हैं बेटा उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बेटा इनके एटम्स आज़ाद नहीं रह सकते, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके रहेंगे।
वो खुद सेटिस्फाई नहीं है, वो किसी न किसी से, जितने भी इस एयर में या कहीं भी मौजूद हैं, वो किसी न किसी से रिएक्ट करेंगे। अब ये थी डेफिनेशन। थर्ड वन इज एविडेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इस टॉपिक में से जो कि आपके इंट्री टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आपने आगे जाना है बीएससी, एमएससी, पीएचडी, तो ये जो कंसेप्ट है बेटा, मैंने लफ्ज बेसिक कंसेप्ट यूज किया। चैप्टर से जाहिर है जब तक बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप ओवरऑल वीक रहेंगे केमिस्ट्री में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंस। अब बेटा कि एटम का वजूद है तो हम देख तो सकते नहीं, तो एविडेंस कैसे मिली? बेटा एविडेंस के लिए सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप यूज की गई। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए एटम की एग्जिस्टेंस मालूम करने की कोशिश की गई। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। बेटा लाइट माइक्रोस्कोप हम सिंपल माइक्रोस्कोप को इसलिए कह रहे हैं बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें विजिबल लाइट यूज होती है। विजिबल लाइट यूज होती है टू सी द पार्टिकल। किसी भी चीज को देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लाइट यूज होती है वो विजिबल है। बेटा विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक होती है। यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है वो इस रेंज में है। बेटा इस रेंज में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब के सब सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व हो सकते हैं। बेटा जबकि एटम जो है उसका साइज बहुत ही छोटा है, वो इस वेवलेंथ से उसका साइज बहुत ही कम है, लिहाजा हम सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, लिहाजा हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप एविडेंस में फेल होगी। अब सेकंड वन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा अब देखें सिंपल माइक्रोस्कोप से तो हम एटम को नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके? कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लाइट यूज होती है विजिबल लाइट है, उसकी वेवलेंथ 450 टू 750 तक होती है, जिसकी रेंज जो है वो एटम के साइज से ज्यादा है, एटम का साइज कम है। बेटा आपको मैंने आगे आएगा मैं बताऊंगा कि वेवलेंथ का क्या मतलब होता है, कि वेवलेंथ जो है इसके साइज से ज्यादा है। अगर इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती तो वो एटम्स को हम ऑब्जर्व कर सकते थे। ये हम आगे, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूसली रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि वेवलेंथ का साइज से क्या रिलेशन है, कि हाउ वी कैन ऑब्जर्व थ्रू एनी लाइट ऑफ एनीथिंग। अब जो आपका सेकंड है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके जरिए कुछ ना कुछ हमें एग्जिस्टेंस मिली एटम्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेटा इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज की जाती हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स, इनकी जो वेवलेंथ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एन एटम, इस साइज ऑफ एन एटम के इक्वल होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हमें कुछ ना कुछ एटम की एग्जिस्टेंस का पता चला। जो इलेक्ट्रॉन इनकी माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर तक होती है। बेटा 0.2 नैनोमीटर मीन टू से साइज ऑफ एन एटम इक्वल हो गया 0.2 नैनोमीटर। क्योंकि एटम को साइंटिस्ट ने स्फेरिकल फॉर्म में लिया, मीन टू से कि जो साइज ऑफ एन एटम है वो 0.2 मीन्स का डायामीटर है। जब हम साइज की बात करते हैं किसी स्फेरिकल पार्टिकल की बेटा, तो हम उसके डाया की बात कर रहे होते हैं, यानी कि एटम का जो डाया है वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर तक होता है बेटा। अब देखिए बेटा 0.2 नैनोमीटर जो साइज ऑफ एन एटम है, यानी कि डाया
ऑफ एन एटम वो इक्वल है 0.2 नैनोमीटर। ठीक, अब देखिए बेटा, अगर आपने यहां से रेडियस निकालना है तो आपको पता है बेटा डाया, ये देखें बेटा, किसी भी सर्कल में ये डाया है, जो डाया है रेडियस जो है वो डाया का हाफ होता है, d/2 मीन टू से देखें, अब रेडियस जो बनेगा एटम का रेडियस क्या बनेगा बेटा 0.2, ये डाया है डिवाइडेड बाय 2 तो 0.1 नैनोमीटर आ जाएगा। समटाइम बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब जो टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है, उसमें सिंपल बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम। नीचे ऑप्शन होता है 0.2 नैनोमीटर, सेकंड वन इज 0.1, 0.3, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 0.2 पे क्लिक करते हैं। बेटा ये देखें, मैंने आपको रेडियस बताया 0.1 नैनोमीटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पे है वो हम जो इसी के अंदर है कि साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, वो मैं थोड़ा दिखाता हूँ। साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक कार्बन का टुकड़ा यानी ग्रेफाइट का टुकड़ा लिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इस पार्टिकल यानी कि इस ग्रेफाइट के टुकड़े को ऑब्जर्व किया। मैं अब इसकी जो शक्ल है यहाँ पे जाहिर कर रहा हूँ। इसमें देखें, बुक में भी पिक होगी, इसमें कुछ लाइंस होंगी, वो होंगी ये डार्क, और इनके अंदर कुछ ब्राइट बैंड्स बने होंगे। बेटा ये देखें, ये ग्रेफाइट का टुकड़ा है, इसके अंदर ये जो है ये डार्क बैंड्स हैं और इन्हीं के अंदर कुछ ब्राइट बैंड्स हैं। अब देखिए बेटा, इन साइंटिस्ट ने इन डार्क बैंड से क्या ऑब्जर्व किया और ब्राइट बैंड से क्या ऑब्जर्व किया। साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब कि जो ग्रेफाइट है उसके अंदर एटम थे और ये जो ग्रेफाइट है वो लेयर्स, इस तरह उसमें एटम्स की लेयर्स हैं। लेट्स सपोज इस तरह मैं आप इसको बड़ा करके जाहिर कर रहा हूँ, ये एटम्स की लेयर से मिलकर बना है। उसने कहा जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इन एटम्स के ऊपर पड़ी, अब इन एटम्स के ऊपर स्ट्राइक हुई, इन एटम्स ने एनर्जी गेन की। एनर्जी गेन होने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए बेटा। किस स्टेट में चले गए बेटा? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में गए तो जब कोई भी चीज़ जब अपनी ओरिजिनल प्लेस से कहीं और जाती है तो वापस उसने अपनी पोजीशन पे आना होता है। तो अब जितनी एनर्जी गेन की थी तो वो एनर्जी रिलीज करके ही वापस आएंगे। तो जैसे ही जितने भी एटम ये वाले इस लेयर के एटम थे, जब ये एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट हुए तो एनर्जी रिलीज की, जिसकी वजह से आपको ये ब्राइट बैंड नजर आए, और जहाँ पे एटम नहीं थे तो वहाँ पे आपको डार्क बैंड नजर आए। तो इस तरह एटम की एग्जिस्टेंस हुई कि उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जहाँ पे आपको ब्राइट बैंड नज़र आ रहा है यहाँ पे एटम्स मौजूद हैं। वो एटम्स ग्रेफाइट के छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे ग्रेफाइट मिलकर बना है। नेक्स्ट बेटा लास्ट में है एक्सरे स्टडी। एक्सरे स्टडी जनरल तौर पे एक्सरे स्टडी जो कि इस एटम के बारे में कि एक्सरे स्टडी ने हमें एटम्स के बारे में क्या बताया। इसने सिंपल तौर पे जब एक्सरे स्टडी की गई कि एटम की, इसने ये बताया कि जो डायामीटर है वही बात, डायामीटर ऑफ एन एटम 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। बेटा हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, इसने बताया कि एक एटम का जो डाया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर है बेटा। अब हमने अगर इसको नैनो में कन्वर्ट करना है तो आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, आप सिंपल 10 की पावर यहाँ पे लिखें +9 7 नैनोमीटर लिखते हैं। अब कन्वर्जन करें 2 मल्टीप्लाई बाय, बेटा आपको ये पता है जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो उनकी बेस सेम है तो पावर क्या होती है बेटा? ऐड हो जाती है। अब 10 -10 ये प्लस का 9 है यहाँ पे नैनोमीटर। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय
ये देखिए -10 में से 9 निकालेंगे तो -1 बचेगा बेटा। अब देखिए बेटा, अब ये प्लस माइनस का 10, ये देखिए 10 की पावर -1 है, जब ये नीचे आएगा तो ये मैथ में रूल है कि वो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये 1, अब 10 की पावर 1 लिखें या नहीं लिखें, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी 1 होती है बेटा। अब मैं यहाँ पे ये नैनोमीटर, अब 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 नैनोमीटर, दैट इज डायामीटर ऑफ एन एटम। मैसेज ऑफ एटम लास्ट में जस्ट मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ, रेंज बताता हूँ जस्ट बेटा। हम इसको आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में, क्योंकि जो है ये चैप्टर जो था इम्पोर्टेंट था, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव थी और हमने आज जो पढ़ा है इसको क्लियरली देखें। हमने हिस्ट्री देखी, डेफिनेशन देखी, एविडेंस देखी बेटा। इसके बाद हम मैसेज ऑफ एटम देखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी रेंज 10 की पावर -27 टू 10⁻25 kg तक होती है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटिन्यूसली मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह हम उसको आगे ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू so much.